कम ऑन परीक्षा यार, मैं लेट हो रहा हूँ। मैं बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी। शरीर में रात से ही दर्द था। लगता था जैसे कि फीवर हो। आंखों में भी जलन थी और आंखों से पानी भी निकल रहा था। सर में भी दर्द था। पूरा शरीर टूट रहा था। मुश्किल से मैंने आंखें खोली थी। मैंने कहा, दीपक, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मुझे देखकर उसने एक बोर सी शक्ल बनाई थी। मेरे माथे पर उसने अपना हाथ रखा और कहने लगा, परी, बस जरा सा ही बुखार है तुम्हें, उठो ना। जानती हो मैं तुम्हारे बगैर तैयार नहीं हो पाता। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाया और कहने लगा, बुखार की गोली खाओ और ठीक हो जाओगी। ये कहते हुए उसने मेरा कंधा थपथपाया था। फिर तौलिया उठाकर वॉशरूम में चला गया। मैंने अपने खुले और बिखरे बालों को मुश्किल से समेटकर जूड़ा बनाया था। उठकर खड़ी हो गई। अलमारी से दीपक के ऑफिस जाने के लिए कपड़े निकाले और अपने कंधों को अपने हाथों से दबाने लगी, क्योंकि ना खत्म होने वाले कामों का सिलसिला शुरू हो चुका था। मैं बहुत ज़्यादा अमीर घराने से संबंध नहीं रखती थी, लेकिन अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे माँ बाप ने मुझे शहजादियों की तरह रखा था। माँ बाप कहना ज़्यादा ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने पापा की ही सबसे ज़्यादा लाडली थी और उनकी शहजादी थी। कभी कभी तो मेरी माँ मेरे पापा से लड़ जाती थी कि लड़की को क्यों इतना सर चढ़ा रहे हो, अपने घर जाएगी तो सास थोड़ी पका कर खिलाएगी। तो मेरे पापा कहते, जब तक मेरी बेटी मेरे घर में है, मेरी रानी बेटी बनकर रहेगी, उसे राज करने दो, और भगवान ने चाहा तो अगले घर जाकर भी राज करेगी। पापा की याद आते ही मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी कि तभी मेरे दिमाग की घंटी बजी थी। याद आया, मेरी सास शुगर की मरीज हैं। जब तक उन्हें सुबह दवा न दूं, वो नाश्ता ही नहीं कर सकती थीं। मैं फटाफट से कमरे से बाहर आई थी। वो अपने कमरे में अपनी शुगर की दवाई ढूंढ रही थी। मैंने जल्दी से उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उनकी मेडिसिन ढूंढकर उन्हें दे दी। कहने लगी, समय देखा है, भूख से मेरा बुरा हाल है और जब दवा खाऊंगी उसके 15 मिनट बाद ही कुछ खाने को मिलेगा। मैंने कहा, मम्मी जी, मेरे पूरे शरीर में दर्द था, ऐसा लगता है बुखार हो गया हो। कहने लगी, एक तो आजकल की लड़कियों में ये बड़ी प्रॉब्लम है, 4 काम क्या ज़्यादा करने पड़ जाएं, बीमार हो जाती हैं। अरे हमने तो पूरे पूरे ससुराल संभाले थे। जाओ अब जल्दी से नाश्ता बना कर दो। मैंने कहा, मम्मी जी, बस 2 मिनट। मैं फटाफट से किचन में आ गई। पूरा शरीर अब भी दर्द कर रहा था। हालांकि उठते ही मैंने एक दर्द की गोली भी खा ली थी, लेकिन दर्द अभी कम नहीं हुआ था। सास को नाश्ता बनाकर दे ही रही थी कि जब दीपक के पुकारने की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी थी, मेरी टाई कहाँ है परी? मुझे एकदम याद आया कि मैं टाई तो रखना ही भूल गई थी। मैंने कहा, आ रही हूँ। मैंने फटाफट से नाश्ते की प्लेट और चाय का कप उठाकर अपनी सास के सामने रखा और तेजी से कमरे में चली गई। हालांकि अलमारी में सामने ही दीपक की टाई लगी हुई थी, लेकिन दीपक को कभी भी सामने रखी हुई चीज़ें भी नज़र नहीं आती थीं। बस मुझे ही पुकारता रहता। मैंने उसे टाई दी तो कहने लगा, पहना भी दो। मैंने कहा, दीपक, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कभी तो खुद भी कुछ कर लिया करें। ये कहकर मैंने उसे टाई पहनानी शुरू की तो उसकी शरारतें शुरू हो चुकी थीं। अपने दोनों हाथ मेरी कमर पर रखकर मुझे अपने करीब किया था। कहने लगा, स्वीट हार्ट, टाई तो एक बहाना है। ऑफिस जाने से पहले बस थोड़ी सी मोहब्बत तुम्हें करने का बहाना मिल जाता है और मेरा मूड फ्रेश हो जाता है। फिर ऑफिस का बाकी समय भी मेरा अच्छा गुजर जाता है। मैंने कहा, अच्छा अच्छा, अब ज़्यादा बातें मत बनाओ, छोड़ो भी मुझे। वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरी बात सुनकर कहने लगा, बड़ी ही नाशुक्री औरत हो। उसने मुझे छोड़ते हुए कहा और फिर ड्रेसिंग के सामने कंघी करने लगा। दीपक से मेरी पसंद की शादी थी। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। मैं एक आर्किटेक्चर थी और मेरे बॉस मेरे काम की बहुत तारीफ करते थे। कहते थे, परीक्षा, तुम बहुत आगे जाओगी, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा हुनर तुम्हें एक दिन आसमान तक पहुंचा देगा। और मेरा भी ऐसा ही कुछ सपना था, आसमानों को छू लेने का। मैं अपनी मेहनत के बलबूते पर बहुत आगे निकल जाना चाहती थी। लेकिन फिर दीपक से मुलाकात हो गई। उसने उसी समय हमारा ऑफिस नया नया ज्वाइन किया था। कुछ ही दिनों में मुझे यह एहसास होने लगा जैसे मैं उसकी नज़रों के घेरे में रहने लगी हूँ। वो मेरे आसपास कुछ ज़्यादा ही रहने की कोशिश करता था, वरना दूसरी लड़कियों के सामने तो बड़ा एटीट्यूड में रहता था। और मेरा शक सही निकला था। 2 महीने बाद ही दीपक ने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया था। वो काफ़ी हैंडसम लड़का था। सारी खूबियाँ उसके अंदर मौजूद थीं जिसे हम जैसी लड़कियाँ पसंद करते हैं। इसीलिए उसकी मोहब्बत का जवाब मैंने मुस्कुरा कर दिया था। फिर तो जैसे हमारी मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी। 6 महीने में ही दीपक का ये हाल था कि मेरे बगैर उसे चैन नहीं आता था। मैं एक दिन भी ऑफिस की छुट्टी कर लेती तो मुझे कॉल करता रहता कि मेरा पूरा दिन तुम्हें देखे बिना कैसे गुजरेगा। एक दिन मुझे बुखार था, 4 दिन तक मैं ऑफिस ना जा पाई तो दीपक मेरे घर ही पहुंच गया था। हालांकि मेरे घर का माहौल इतना आज़ाद नहीं था कि मेल कलीग्स खैरियत पूछने घर तक आ पहुंचे। खासकर मेरी माँ बड़ी ही सख्त मिजाज औरत थी।
मैं कमरे में बेहाल लेटी हुई थी जब अम्मा ने मुझे गुस्से से पूछा, ये दीपक कौन है? ये सुनकर तो मेरी आंखें पूरी खुल गई थीं। मैंने कहा, क्यों माँ? माँ कहने लगी, तुमसे मिलने आया है, कहता है तुम्हारे ऑफिस में काम करता है। मुझे नहीं पता था कि वो घर तक भी पहुँच जाएगा। मैं मुश्किल से उठकर ड्राइंग रूम तक गई थी। मुझे देखकर उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़ा फ्लावर बुके मेरी तरफ बढ़ाया था। मैंने धीरे से पूछा, यहाँ क्यों आए हो? पागल हो गए हो? अम्मा को ये सब पसंद नहीं है। वो कहने लगा, उसका इंतजाम भी बहुत जल्द कर लूँगा। तुम्हारे बिना अब रहा नहीं जाता। 4 दिन से देवदास बना फिर रहा हूँ। चेहरे पर मासूमियत लिए वो कह रहा था। मैंने हंसकर बात टाली थी, लेकिन वाकई कुछ ही दिन में वो अपनी माँ के साथ मेरा रिश्ता लेने आ गया था। मेरी माँ ने मुझसे मेरी रजामंदी पूछी थी तो मैंने हामी भर ली। पापा ने दीपक से कोई दूसरा सवाल नहीं किया था। कहने लगे, जब परी को कोई ऐतराज़ नहीं तो मुझे भी कोई ऐतराज़ नहीं। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है कि वो जो भी फैसला करेगी ठीक ही करेगी। शादी होते ही दीपक ने जो पहली फरमाइश मुझसे की थी, मैं हैरत से उसे देखती रह गई थी। दीपक कहने लगा, परी, मुझे टिपिकल पत्नियां पसंद हैं, टोटल हाउस वाइफ। मैंने कहा, दीपक, तुम जानते हो कि मेरा सपना क्या है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि दीपक मुझसे ये सब कह सकता है। उसने मेरे दोनों हाथ थामे और अपने होंठों पर लगाए। कहने लगा, मेरी पत्नी हो तुम। परी, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मेरे सपने पूरे करो, अपने सपनों के पीछे मत पड़ो। उसकी नज़रों की तेजी उस समय अपनी चरम पर थी, इसलिए मैं भी खामोश हो गई। मैं मानती हूँ कि उसने मुझे बहुत मोहब्बत दी थी, लेकिन बदले में मुझसे बहुत कुछ मांग भी लिया था। पहली कुर्बानी मैंने अपनी जॉब छोड़ने की दी थी, क्योंकि दीपक को हाउसवाइफ पसंद थी। कुछ दिन बाद जब दीपक ने मुझसे कहा कि अब घरदारी में मेरी माँ का हाथ बटाया करो, तो मैं परेशान हो गई थी। मैंने तो कभी चाय तक नहीं बनाई थी, मुझे कुछ आता ही नहीं था। मेरी पढ़ाई ही बहुत टफ थी, फिर उसके बाद जॉब, और ख़ुद को अपनी फील्ड में मनवाने के लिए मेरा सारा फोकस अपने काम की तरफ ही था। किचन में तो मैंने कभी झांक कर भी नहीं देखा था। मैंने दीपक से कहा, दीपक, मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता। ये सुनकर उसने मुझे हैरत से आंखें फाड़ कर देखा। कहने लगा, क्या क्या मतलब कुछ भी नहीं आता? यार, लड़की होकर तुम्हें किचन का काम नहीं आता? इतनी देर में ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुझे यूँ रोता देखकर वो घबरा गया था। मेरे पास बैठ गया, अपने हाथों से मेरे आंसू पोंछने लगा। कहने लगा, ओके ओके, टेंशन क्यों ले रही हो? मैं माँ से कह दूंगा, वो तुम्हें सब कुछ सिखा देंगी। मैंने कहा, दीपक, वो मुझे ताने तो नहीं देंगी ना कि मुझे चाय का कप भी बनाना नहीं आता? मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। कहने लगा, नहीं नहीं, कुछ नहीं कहेंगी तुम्हें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। मेरी सास ने मुझे सब कुछ पकाना सिखा तो दिया था, लेकिन बातें भी बहुत सुनाती थीं। कहती थीं, लड़कियों को तो ये काम बचपन में ही सिखा दिए जाते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें कोरा कागज बनाकर भेज दिया है। भला ऐसा भी होता है? कई बार खाना बनाते हुए मेरे हाथ भी जल जाते थे। कभी छुरी से सब्जी के बजाय उंगली पर कट लग जाता तो मैं रोने लगती, तो मेरी सास अपना माथा पीटने लगती। कहने लगती कि किस फूहड़ लड़की को दीपक ब्याह कर ले आया है। मुश्किल से ही सही, लेकिन कुछ ही महीनों में मैंने खाना बनाना सीख लिया था। धीरे धीरे मैंने सारे काम सीख लिए। दीपक की मोहब्बत में मैं बिल्कुल बदल कर रह गई थी। ऑफिस छोड़कर अब एक हाउसवाइफ बनकर रह गई थी। ऑफिस के पैंट कोट में हर वक्त तैयार श्यार रहने वाली परी अब घर के सादा से कपड़ों में घर के कामों में उलझी रहती थी कि बालों को संवारने तक का समय नहीं मिलता था। काम ही खत्म नहीं होते थे। सास को दोपहर और रात दोनों वक्त ताज़ा खाना ही बनाकर देना पड़ता था। फिर दीपक की पसंद का खाना अलग बनाना पड़ता, क्योंकि सास को ज़्यादा मिर्च मसाले और तेल वाला खाना नहीं दे सकती थी। रात को जब वो देर तक काम करता तो मुझे सोने नहीं देता। कहता, परी, प्लीज़ 1 कप चाय बनाकर दे दो, सुबह मीटिंग है और मुझे हर हाल में रिपोर्ट तैयार करनी है। मैं उसे चाय बनाकर देती और फिर से सोने के लिए लेटती तो वो मुझे फिर से उठाकर बिठा देता। कहता, मुझसे बातें करो और मुझे कंपनी दो। अगर तुम सो गई तो मुझे भी नींद आने लगेगी और मैं काम नहीं कर पाऊंगा। उसकी बात सुनकर मैं आंखें मसलती हुई उठकर बैठ जाती और उससे इधर उधर की बातें करने लगती। एक बार दीपक के साथ मुझे पार्टी में जाना था। मैंने अपने लिए लाइट ब्लू कलर की एक फैंसी साड़ी निकाली थी, जिस पर बहुत ही सुंदर सा काम किया गया था। मुझे लाइट ब्लू कलर बहुत पसंद था। जब मैं वो साड़ी पहनकर तैयार हुई कि तभी दीपक कमरे में आया था। मुझे देखकर कहने लगा, ये क्या पहन लिया तुमने? मुझे चिढ़ है इस कलर से, बदल कर आओ। मैंने कहा, दीपक, ये कलर मुझे पसंद है और इस कलर में सब लोग मेरी बहुत तारीफ भी करते हैं। कहने लगा, लेकिन मुझे तो पसंद नहीं ना, तुम जाओ और प्लीज़ इसे बदल कर आओ। तुम्हें देखकर मुझे इरिटेशन हो रही है। ऐसा करो, ब्लैक कलर की वो साड़ी पहन लो जो मैंने पिछले हफ्ते तुम्हें ला कर दी थी, उसमें बहुत प्यारी लगती हो। खैर, मैंने फ़ौरन से अपने कपड़े बदल लिए। 2 साल हो गए थे हमारी शादी को और इन 2 सालों में मैं ये तक भूल गई थी
कि मेरा पसंदीदा रंग कौन सा था। मुझे याद था तो ये कि दीपक को कौन सा रंग पसंद है, दीपक को खाने में क्या पसंद है, दीपक को कौन सी बात मुझ में अच्छी लगती है और कौन सी मुझ में बुरी लगती है। उसकी हर बात से मैं जानकार हो चुकी थी। लेकिन मेरी पर्सनालिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। मैं पूरी की पूरी हाउसवाइफ बन चुकी थी। अब तो कभी कभी आम सा स्केच भी बनाना होता तो मेरा दिमाग काम नहीं करता था। मैं बना ही नहीं पाती थी, सब कुछ भूल गई थी। घरेलू हर चीज़ की एक आदत सी हो गई थी, हर काम फटाफट कर लेती थी। लेकिन आज बुखार हुआ तो सोचा चलो आज शायद मुझे छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन नहीं, दीपक ने मुझे बुखार की गोली दी कि तुम्हारा बुखार का बस यही इलाज है, फटाफट खाओ और रात को मेरे दोस्तों ने आना है, रात को अच्छा सा चाय का इंतजाम कर लेना। मैंने ठंडी आह भरी थी। शायद हाउसवाइफ दुनिया की एक ऐसी इकलौती जॉब है जिसमें कभी छुट्टी नहीं मिलती। खैर, मैंने दीपक के दोस्तों के लिए चाय का खूब अच्छा सा इंतजाम किया था, क्योंकि दीपक के बॉस ने भी हमारे घर आना था, क्योंकि दीपक का प्रमोशन लेटर आने वाला था और तनख्वाह भी बढ़ने वाली थी। दीपक मुझसे कहकर गया था कि तुम भी तैयार हो जाना, क्योंकि मेरे दोस्त की पत्नियां भी आएंगी। मैंने दीपक के पसंद के कलर की साड़ी पहनी थी, तैयार भी हो गई थी। खाने पीने का सब कुछ तैयार था। रात को दवा का असर ख़त्म हुआ तो फिर से बुखार महसूस होने लगा। मैंने फिर से गोली खाई और बाकी की तैयारियां करने लगी। रात को दीपक अपने दोस्तों के साथ ही घर पर आया था। बहुत समय बाद मेरे अपने ऑफिस के कलीग से मुलाकात हुई थी। सभी मेरे घर पर मौजूद थे और मेरे खानों की तारीफ़ें कर रहे थे। बॉस भी खुश थे। कहने लगे, परी चलो, तुमने अपने पैशन में तो सिक्का नहीं जमाया, लेकिन हाउस वाइफ के पद पर ज़रूर मनवा लिया है। वैसे अगर तुम 2 साल इस ऑफिस में और रुक जाती तो आज की प्रमोशन तुम्हें मिल रही होती। इसकी असल हकदार तुम थी और तुम्हारी कई सालों की मेहनत पर दीपक ने पानी फेर दिया। मैंने कहा, सर कोई बात नहीं, दीपक की जीत भी मेरी ही जीत है। बॉस कहने लगे, मुझे तो लगता है कि उसने तुमसे शादी ही इसीलिए की थी। वैसे तो वो तुम्हें हरा नहीं सकता था, इसलिए उसने तुमसे शादी करके तुम्हें घर बिठा दिया। मेरे ख्याल से तो इस प्रमोशन की असल हकदार तुम थी। मुझे नहीं पता था कैसे दीपक ने बॉस की ये बात सुन ली और वहां आकर बॉस से उलझने लगा कि आप क्यों मेरी पत्नी का दिमाग ख़राब कर रहे हैं। औरत सिर्फ घर के लिए होती है, जितनी मर्जी पढ़ाई कर ले और जो चाहे बन जाए, लेकिन शादी के बाद सिर्फ उसे घर और बच्चों को ही देखना पड़ता है। बॉस कहने लगे, मैं तुम्हारी इस बात से एग्री नहीं करता। आज तुम जितने भी कामयाब हो जाओ, जहाँ भी जिस पद पर भी मौजूद हो, लेकिन इस वक्त इसीलिए हो कि तुमने शादी के बाद परी को घर पर बिठा दिया, वरना आज वो तुम्हारी जगह पर होती। दीपक को ये बात अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए वो बॉस से उलझ पड़ा था। झगड़ा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चुका था। मैं बार बार दोनों को मना कर रही थी कि छोड़ो इस बात को, लेकिन दीपक तो हत्थे से ही उखड़ गया था। उसने पहले बॉस के साथ हाथापाई भी शुरू कर दी। मैंने उसे पीछे धकेला। मैंने कहा, क्यों बात को बढ़ा रहे हो? लेकिन अगले ही पल जो हुआ, मैं हैरान रह गई थी। मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। वो मेरे पास आया और एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? अपनी औकात भूल गई हो क्या? मेरी पत्नी हो और मुझसे आगे कभी भी नहीं जा सकती। इससे पहले कि वो गुस्से में कुछ और भी कहता, हमारे ऑफिस के कलीग्स ने बीच में आ गए और दीपक को बाहर ले गए। मैं हक्का बक्का उसे देख रही थी। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। दीपक के इस थप्पड़ पर हमारे बॉस भी हैरान थे। सब लोग मुझे ही देख रहे थे। 2 मिनट में ही दीपक ने मेरा तमाशा बनाकर रख दिया था। हालांकि इतनी बड़ी बात न थी कि वो इतना गुस्से में आ गया था। उस दिन दीपक ने मेरे गाल पर नहीं बल्कि मेरी इज्जत पर जोरदार तमाचा मारा था। सब लोग जा चुके थे, मैं वहीं खड़ी थी। काफ़ी देर बाद वो घर के अंदर दाखिल हुआ था। मुझे देखकर गुस्से से मुझे घूरता हुआ कमरे में चला गया। मैं वहीं सोफे पर बैठ गई। आंखों से आंसू बहने लगे। सुबह तक मैं वहीं ड्राइंग रूम में बैठी रोती रही। आज मैंने ना सास के लिए नाश्ता बनाया, ना ही घर का कोई काम किया था। दीपक सुबह 10 बजे उठा था। बहुत ही गुस्से में मुझे घूर कर देखता हुआ घर से बाहर निकल गया। मैंने अपनी सास को जब ये बात बताई तो वो कहने लगी, गुस्से में कह दिया होगा उसने तुम्हें कुछ, अब इस बात को लेकर मत बैठी रहो। चलो शाबाश, मुझे दवाई दो और फिर नाश्ता बनाकर भी दे दो। आएगा तो उसे डांट दूंगी। ये कहकर तो उन्होंने जैसे बात को ख़त्म ही कर दिया था, लेकिन मेरे लिए ये बात कोई इतनी छोटी बात न थी। रह रहकर मेरे दिमाग में यही बात आ रही थी। मैं बार बार कोशिश करती कि इस बात को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, लेकिन कर नहीं पा रही थी। मैंने रूटीन के सारे काम किए, लेकिन मेरे दिमाग से थप्पड़ की छाप नहीं जा रही थी। रात को दीपक वापस आया था। मैं उस समय किचन में रोटियां बना रही थी। कहने लगा, अब जाकर प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। बॉस तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे रात वाली हाथापाई से।
वो तो मुझे नौकरी से ही निकाल देते, लेकिन मेरे कलीग्स ने मुझे समझाया कि तुम बॉस से माफ़ी मांग लो। इस तरह बॉस तुम्हें माफ़ भी कर देंगे और तुम्हारा प्रमोशन भी हो जाएगा। बॉस दिल के बहुत ही अच्छे हैं, देखना तुम्हें माफ़ ज़रूर कर देंगे। खैर मैंने बॉस से माफ़ी मांगी थी और बॉस ने मुझे माफ़ भी कर दिया। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ऐसा करो, अब जल्दी से रोटी बनाओ, मुझे खाने को कुछ दे दो, बहुत तेज़ भूख लगी है। वो तो यूं रिएक्ट कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे मेरे गाल पर मारा गया थप्पड़ कोई अहमियत ही ना रखता हो। बॉस से झगड़ा करने की अहमियत थी। अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने फ़ौरन बॉस से माफ़ी भी मांग ली, क्योंकि वो जानता था कि उसकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, उसे प्रमोशन नहीं मिलेगी और दोबारा नौकरी मुश्किल से मिलेगी। लेकिन मेरा क्या, मैं पत्नी थी, इसलिए मेरे साथ वो कुछ भी कर जाता, सब अर्थहीन था। मैं उसके लिए क्या कोई अहमियत ही नहीं रखती थी कि जिसे जब चाहा थप्पड़ मार लिया जाए और फिर उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया जाए कि सामने वाली औरत अगर तुम्हारी पत्नी है तो तुम्हें यह हक हासिल है कि जब चाहे उसे जलील करो, उसे थप्पड़ मारो और फिर कुछ ही दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने टेबल पर खाना तो लगा दिया था, लेकिन खुद खाना नहीं खाया था। मैं भी कल रात से भूखी थी, लेकिन उसे मेरा एहसास तक न था। मैं कमरे में आ गई, वो भी खाना खाकर कमरे में आ गया। कहने लगा, बहुत थक गया हूँ परी, पूरी रात मेरी टेंशन में गुजरी है, अब जाकर सब कुछ ठीक हुआ है। मैंने उसकी बात खामोशी से सुनी थी। अपने हाथ पर पहनी चूड़ियाँ उतार कर ड्रेसिंग के दराज में रखी और सोने के लिए लेट गई। मैंने अपनी तरफ का लैंप ऑफ किया ही था कि दीपक मेरे करीब आ गया। उसके इरादे भांप कर मैंने उसका हाथ पीछे किया था। मैंने कहा, दीपक मैं सोना चाहती हूँ। दीपक कहने लगा, परी कल से मेरा गुस्से के मारे बुरा हाल था, अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करना चाहता हूँ, मुझे सुकून चाहिए जो मुझे तुमसे मिल सकता है। ये कहकर वो अपने दिमागी सुकून की खातिर मेरे जज्बातों को बिल्कुल घायल करके रख चुका था। क्या ज़िंदगी सिर्फ मर्द की होती है? औरत उसकी ज़रूरतें पूरी करने वाली सिर्फ एक मशीन है। उसे भूख लगे तो उसके खाने का इंतजाम करके दे, उसे ज़रूरत का सामान दे, परेशान हो टेंशन में हो तो उसके दिमाग को सुकून देने के लिए अपना आप उसके सामने पेश कर दे। क्या औरत के कोई जज्बात नहीं होते? क्या उसे तकलीफ नहीं होती? क्या उसे दिमागी सुकून की ज़रूरत नहीं होती? या फिर उसे इज्जत की ज़रूरत नहीं होती? मेरे साथ रात गुजारने के बाद उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, इट्स ओके। लेकिन मेरे लिए कुछ भी ओके नहीं था। मैंने 2 दिन तक बहुत चाहा कि मैं उस थप्पड़ को भूल जाऊं, क्योंकि वो मेरे मुंह पर नहीं पड़ा था, मेरी इज्जत पर पड़ा था। मुझे सबके सामने रुस्वा किया गया था। मैं सब कुछ सह सकती थी, लेकिन अपनी इज्जत का तमाशा नहीं। जब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैंने बैग में अपने कपड़े डाले और किसी से कुछ कहे बगैर अपने मायके चली आई। मायके आए हुए अभी मुझे 2 ही घंटे हुए थे कि दीपक की कॉल आ गई। कहने लगा, ये क्या हरकत की है तुमने? जानती हो ना मेरी माँ को ताज़ा खाना खाती हैं, तुमने खाना भी नहीं बनाया और मुंह उठाकर मायके चली आई। मैं रात को तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैंने कहा, दीपक मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर के लिए खामोश हुआ था। कहने लगा, दोबारा से कहना, क्या कहा है तुमने? मैंने कहा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। दीपक ये सुनकर कहने लगा, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है? होश में तो हो तुम? ये क्या कह रही हो? मेरा सब्र अब जवाब दे गया था। मैंने तेज आवाज़ में चीखते हुए कहा, हाँ मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, मुझे तलाक चाहिए तुमसे। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? दीपक आई हेट यू। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैं अब तक खामोश थी, लेकिन अब फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर मेरे माँ बाप मेरे कमरे में आ गए, परेशान हो गए, मुझसे वजह पूछने लगे। मैंने सारी बात उन्हें बता दी। मेरी माँ कहने लगी, ऐसी भी कौन सी बड़ी बात हो गई जो तुम जरा सी बात पर तलाक लेना चाहती हो? क्या दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? अरे एक थप्पड़ ही तो मारा है, इतनी बड़ी बात नहीं है। मैंने हैरत से अपनी माँ को देखते हुए कहा, अम्मा एक थप्पड़ नहीं था, मेरी इज्जत का तमाशा बना दिया था उसने। मेरी माँ मुझे समझाने लगी कि यूँ घर नहीं बसते, बहुत कुछ सहना पड़ता है। मैंने कहा, तो सहा तो है, सब कुछ सहा है, खुद को उसकी खातिर बदल कर रख दिया है, लेकिन थप्पड़ बर्दाश्त नहीं करूँगी, वो नहीं सह सकती। मेरी माँ कहने लगी, अच्छा ठीक है, हम दीपक से बात करेंगे, समझाएंगे उसे, अब नहीं मारेगा वो तुम्हें। मैंने कहा, अब क्या मतलब अम्मा, उसने मारा ही क्यों? मेरी माँ कहने लगी, एक ही बार मारा है ना। मैंने कहा, एक ही बार क्यों मारा? मैंने अपने पापा की तरफ देखा। मैंने कहा, मेरी 2 रोटियां आप पर बोझ हैं पापा। मेरा ये कहना था कि मेरे पापा की आंखें गीली हुई थीं। उन्होंने ना में सिर हिलाया। कहने लगे, नहीं, तुम मुझ पर पहले भी कभी बोझ न थी और ना अब बोझ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ घंटे बाद ही दीपक हमारे घर पर आ गया था। मेरे पापा ने साफ कह दिया कि वो यहाँ से चला जाए, परी तुमसे कोई भी बात करना नहीं चाहती। लेकिन वो जिद पर अड़ा हुआ था। कहने लगा, परी से बात किए बगैर नहीं जाऊँगा, बल्कि उसे अपने साथ लिए बगैर भी नहीं जाऊँगा। बुलाए उसे, समझ क्या रखा है उसने रिश्तों को?
क्या कोई तमाशा है, कोई खेल है कि वो मुंह उठाकर तलाक मांग लेगी? मेरी माँ ने मेरे कमरे की तरफ इशारा कर दिया। कहने लगी, मैं तो उसे समझा समझा कर थक गई हूँ, अब तुम ही उसे समझाओ। मैं अपने कमरे में बैठी थी जब वो मेरे कमरे में बड़े गुस्से से दाखिल हुआ था। कमरे का दरवाज़ा भी जोर से बंद किया, मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, क्या तुमने जरा सी बात का बतंगड़ बना दिया है? आखिर क्या किया है मैंने कहा, तुमने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है। मैंने ये हक किसी को नहीं दिया कि कोई मुझे भरी महफिल में यूँ जलील करे। वो कहने लगा, मैं कोई नहीं बल्कि तुम्हारा पति हूँ। उस वक्त तो मैं गुस्से में था और अचानक ही तुम्हें थप्पड़ मार दिया था, लेकिन ये बात इतनी बड़ी बात तो नहीं है। मैंने कहा, तुम होते कौन हो मुझे थप्पड़ मारने वाले? मैंने ये हक किसी को नहीं दिया, पति को भी नहीं, कि वो मुझे जब चाहे सबके सामने थप्पड़ मारता रहे। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे तलाक चाहिए। कुछ देर तक वो मुझे घूर घूर कर देखने लगा। कहने लगा, तुम्हें थप्पड़ याद है? तुम्हें ये याद नहीं कि मैंने कितनी मोहब्बत दी है तुम्हें, कितना चाहा है तुम्हें खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी इस बात पर ताना नहीं दिया, बल्कि मेरी माँ ने तुम्हें खाना बनाना सिखाया था। मैंने भी सब कुछ बर्दाश्त किया है ना, क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है। मेरी सारी मोहब्बत भुला गई तुम, बस याद है तो वो एक थप्पड़। मैंने कहा, तो क्या मैंने तुम्हें बदले में मोहब्बत नहीं दी? क्या मैंने तुमसे प्यार नहीं किया दीपक? मैंने तुम्हारे लिए खुद को बदल कर रख दिया। मुझे तो ये तक याद नहीं कि मुझे कौन सा रंग पसंद है, बस ये याद है कि तुम्हें कौन सा रंग अच्छा लगता है। मुझे खाना बनाना नहीं आता था, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ सीख लिया, अपनी पर्सनालिटी को बिल्कुल बदल कर रख दिया। मैंने खुद को तुम्हारे रंग में रंग लिया। वो कहने लगा, तो क्या एहसान किया मुझ पर? परी, शायद तुम भूल गई हो कि जो कुछ तुमने किया है, हमारे समाज की हर औरत अपना घर बसाने के लिए यही सब कुछ करती है। अपने पति के घर के माहौल में खुद को ढाल लेती है, उसी के रंग को अपना रंग बना लेती है और अपना घर चलाती है। एक थप्पड़ पर तलाक नहीं मांगती। मैंने कहा, लेकिन मुझे चाहिए। मैं तुम्हारा वो थप्पड़ भूल नहीं पा रही हूँ, और इस थप्पड़ की छाप के साथ तुम्हारे साथ रह नहीं सकती, तुम्हारे साथ सो भी नहीं सकती। अगर मैं तुम्हें तलाक न दूँ तो तुम क्या कर लोगी? उसने बड़े ही गुस्से में कहा था। मैंने कहा, मैं अदालत का दरवाज़ा खटखटाऊंगी, तलाक का नोटिस दूंगी। मुझे तुम्हारे साथ अब रहना ही नहीं है। वो मुझे देखने लगा, गुस्से से कहने लगा, ठीक है, जाओ जाकर जूतियाँ घिसो कोर्ट कचहरी में, लेकिन तलाक तुम्हें वहाँ से भी नहीं मिलेगी। मेरी भी अब ये जिद है कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया था। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था, क्योंकि अब भी उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था। अगले दिन ही मैं वकील के पास पहुंच गई थी। मेरी पूरी बात सुनकर वो मुझे हैरत से देखने लगा। कहने लगा, मैडम जी, आपका केस बिल्कुल बेबुनियाद है। मैंने कहा, क्या मतलब? कहने लगा, मतलब आर यू मैड? क्या आज तक किसी औरत ने एक थप्पड़ पर तलाक ली है? जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ 90% औरतें अपने मर्दों से मार खाती हैं, लेकिन तलाक नहीं लेती। मैंने कहा, क्या हमारे समाज का यही उसूल है कि जुल्म सहने को बहादुरी समझा जाता है? अगर पहली औरत ने अपने पति के पहले थप्पड़ पर उसे तलाक ली होती तो दोबारा किसी की हिम्मत ना होती। मेरी बात सुनकर उसने एक गहरी सांस ली थी। कहने लगा, मैंने आज तक जितने भी केस लड़े हैं, मैं कभी हारा नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस केस में कुछ ऐसा है कि मैं ये केस जीत पाऊँगा। मुझे तो लगता है मैं अपना समय ख़राब करूँगा। मैंने कहा कि इसका मतलब आपको ये डर है कि मेरा केस आप हार जाएंगे? देखिए, मैं आपको आपकी पूरी फीस दूंगी, लेकिन मुझे तलाक हर सूरत चाहिए। मेरी बात पर वो जरा सा मुस्कुराया था। कहने लगा, हिस्ट्री में ऐसा पहली बार होगा कि एक औरत ने अपने पति से सिर्फ एक थप्पड़ के लिए तलाक ली है। ये कहकर वो हंसने लगा। कहने लगा, मेरे लिए ये एक नया तजुर्बा होगा, चलो कर लेते हैं तुम्हारा केस। लेकिन जैसे ही मैंने तलाक का नोटिस दिया, पहली ही पेशी पर दीपक के वकील ने तलाक की वजह पूछी थी। मेरे वकील ने जब ही कहा कि मेरे क्लाइंट को इस आदमी ने भरी महफिल में बुरा भला कहा, गालियां दी, थप्पड़ मारा, तो दीपक का वकील उसकी बात सुनकर हंसने लगा। कहने लगा, ये तो हर घर में होता है। अगर हम इस बात को इतना प्रमोट करेंगे तो फिर हर औरत अपना घर बसाने की बजाय तलाक लेकर बैठ जाएगी। मैंने कहा, अगर हम इस चीज़ को नज़रअंदाज करेंगे तो जब मर्द चाहेगा औरत को जहाँ चाहेगा जलील करेगा और अपने जुल्म का निशाना बनाता रहेगा, जैसा कि हमारे समाज में हो रहा है। मुझे अफसोस है कि मेरे पति का वकील जुल्म को प्रमोट करने पर तैयार है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले को गलत साबित करने पर तुला हुआ है, वो भी कुछ पैसों की खातिर। मेरी बात सुनकर उसने अपना चश्मा नाक से नीचे करके मुझे देखा था। कहने लगा, बाकी की बात अगली पेशी पर करेंगे, लेकिन इससे पहले ही मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी। मैं डॉक्टर के पास गई तो जो खबर उसने मुझे सुनाई, मेरे होश उड़कर रह गए थे। वो कहने लगी कि तुम उम्मीद से हो। पिछले 2 सालों से मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं, लेकिन ऐसे मौके पर यह सब कुछ ठीक नहीं था।
लेकिन मैं अपने बच्चे को मार भी नहीं सकती थी, मजबूरन ही सही। लेकिन जब ये बात मैंने अपने वकील को बताई तो वो कहने लगा, देखो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप ये खबर अपने पति को ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर ये खबर उसे बाद में मालूम हुई तो उसका केस मजबूत हो सकता है। वो ये कह सकता है कि आपने जानबूझकर ये बात उससे छुपाई है, और जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता आप तलाक नहीं ले सकती। मैंने दीपक को फ़ोन किया, पहली घंटी पर ही उसने फ़ोन उठा लिया था। कहने लगा, बोलो परी, क्या सोचा है तुमने? मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, दीपक मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर तो वो जैसे बेतहाशा खुश हुआ था। कहने लगा, देखा हमारा बच्चा भी नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता टूटे। मैंने कहा कि मैं अपने फैसले पर अब भी डटी हुई हूँ, तो मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि कल को तुम मुझ पर कोई घटिया इल्ज़ाम न लगा दो। मेरी बात पर शायद उसे गुस्सा आया था, उसने फ़ोन बंद कर दिया। अगली पेशी पर उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं उसकी माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, उन्हें समय पर दवा नहीं देती थी, वो शुगर की मरीज़ थीं। उसने ये भी कहा कि परी मुझे भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती थी, बहुत ही झगड़ालू टाइप की लड़की है, मुझे इसे तलाक देने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ये मुझे लिख कर दे कि पैदा होने वाले बच्चे की कस्टडी वो मुझे देगी। वो जानता था मुझे बच्चों से कितनी मोहब्बत है, इसलिए मैं कभी भी अपना बच्चा उसे दे नहीं सकती थी, इसीलिए उसने ये पैंतरा चला था। ये बात जब जज ने सुनी तो उसने कहा कि 9 महीने तक कोई भी फैसला नहीं किया जा सकता, बच्चे की पैदाइश के बाद ही इस केस पर कोई फैसला सुनाया जाएगा, और बच्चे की पैदाइश का सारा खर्चा दीपक उठाएगा। इन 9 महीने में मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि मैं उसके लिए कितनी अहमियत रखती हूँ। बार बार मुझे कॉल करता, मुझसे पूछता कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, मुझे डॉक्टर के पास भी लेकर जाता। जब मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई तो वो भी अस्पताल में ही मौजूद था, मेरे पास कमरे में आया। मेरी बेटी ऑपरेशन से पैदा हुई थी और इस वक्त मेरी हालत बहुत बुरी थी, मौत के मुंह से निकल कर आई थी। मुश्किल से ही मैंने आंखें खोलकर एक नज़र अपनी मासूम बेटी पर डाली थी और दूसरी नज़र दीपक पर, जो कभी मुझे देख रहा था तो कभी अपनी बेटी को। मुश्किल से ही सही, लेकिन मैंने अपने हाथों के सहारे बैठने की कोशिश की थी। फ़ौरन से दीपक मेरे पास आया ताकि मुझे सहारा देकर बैठने में मेरी मदद कर सके, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। मैं खुद ही उठकर बैठ गई, अपनी बेटी को गोद में लिया, उसे सीने से लगाकर प्यार किया। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे थे। फिर मैंने उसे दीपक की तरफ बढ़ा दिया। मैंने कहा, दीपक तुम्हें कस्टडी चाहिए थी ना, लो अपनी बेटी को और आज ही मुझे तलाक दे देना। कहने लगा, अपने बच्चे के बारे में तो सोचो, क्या बिना माँ बाप के वो रह सकती है? मैंने कहा, इसी के बारे में तो सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे गाल पर पड़ने वाला थप्पड़ कल इसका पति भी इसके मुंह पर मारेगा, और अगर आज मैंने सह लिया तो कल तुम्हारी बेटी को भी सहना पड़ेगा। ये सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो परी, मुझसे गलती हो गई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, आइंदा कभी भी तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। बहुत बड़ी सज़ा काट ली है मैंने परी। मैंने कहा, बस इतनी सी तो बात थी दीपक, अगर ये तुम पहले कह देते तो मैं तुम्हारे साथ उसी वक्त वापस चली जाती। इसी गलती का एहसास तो मैं तुम्हें दिलाना चाहती थी। आंखों से मेरे भी आंसू बह रहे थे। उसे अपनी गलती का एहसास ही तो दिलाना चाहती थी, जो उसे बहुत लेट हुआ था, लेकिन कम से कम उसे एहसास हो चुका था, और अब वो दोबारा कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाएगा। औरत थप्पड़ खाने के लिए पैदा नहीं होती। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या औरत को चुपचाप थप्पड़ खा लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।